हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बन सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम लोगों को चर्चा करनी है और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है। इसके पहले मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। तो आप लोग अगर चाहें तो पीछे जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला है जठरांत्रिय मार्ग या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इसके पहले मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले पार्ट में बताया था कि मुंह से लेके गुदा तक, यानी कि जो ये आहार नाल या पाचन नाल होती है, यही मुंह से एनस तक, गुदा तक, ये एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। इससे संबंधित कुछ सहायक अंग या एसेसरी ऑर्गन्स भी इसमें होते हैं और जठरांत्रिय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाती है। ठीक है, फिगर के माध्यम से इसको हम आपको समझाते हैं। मुंह से लेके और मुंह से लेके पूरा ये यहाँ से, मुंह से लेके पूरा ये कैनाल यहाँ आमाशय, पैंक्रियाज से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए, बड़ी आंत से होते हुए, सीधा यहाँ से होते हुए ये एनस तक, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, यही इसी को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ मुंह से पूरा ये सीधा यहाँ तक एनस तक ये एक कैनाल होती है, इसी को जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगला है भरण पोषण की कार्यकी से क्या तात्पर्य है। फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें 6 क्रमवार क्रियाएं होती हैं। मतलब ये भरण पोषण या फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंटेशन में 6 क्रमवार क्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला है अंतःग्रहण या इंजेक्शन, दूसरा है निगरण या डिग्लूशन, तीसरा है संचालन, कंडक्टन, और चौथा है पाचन, डाइजेशन। उसके बाद अगला है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और मल त्याग या डिफिकेशन। ठीक है, यही सब मिला के भरण पोषण की कार्यकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हमारे शरीर में कौन संचित ईंधन रिजर्व फ्यूल का कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर में कौन संचित ईंधन या रिजर्व फ्यूल का कार्य करता है। तो दोस्तों, रिजर्व फ्यूल का कार्य ग्लाइकोजन नामक स्टार्च या मंड करता है। यह यकृत या लीवर तथा कंकाल पेशियों में रहता है। दोस्तों, एक और रिजर्व फ्यूल का कार्य करता है हमारे शरीर में, फैट या वसा भी, ये ऊतकों में बदलकर रिजर्व फ्यूल का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अतिरिक्त मात्रा में होता है हमारे शरीर में, तो वो फैट के रूप में हमारे शरीर में रिजर्व हो जाता है, जिससे जब आवश्यकता पड़ती है तो यही जो है फिर से कार्बोहाइड्रेट में बदल के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। ठीक है, जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। तो देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन आते हैं, मैंने उसको दिखाया है, आप देखिए। पहला है विटामिन B1 या थायमीन। ठीक दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। तो दोस्तों, विटामिन B1 या थायमीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, आप लोग जान लीजिए। तो इसका मुख्य स्रोत है अनाज, फलियां या सोयाबीन, या दूध, ईस्ट या अंडे। ठीक है, और इसकी कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। और ये कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इसके कम होने से शरीर में ये कैसे प्रभावित करता है, कार्यकी, शरीर की जो कार्यक्रिया होती है वो कैसे प्रभावित होती है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह और तंत्रिकाओं, पेशियों और हृदय की कार्यकी के लिए ये
विटामिन B1 या थायमीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगला है विटामिन B2 या इसी को विटामिन G या राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पनीर में, अंडे में, यीस्ट, हरी पत्तियाँ या हरे पत्तेदार सब्जियों में, मांस में और यकृत में भी पाया जाता है। तो दोस्तों कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों FAD या FMN का घटक है और एड्रिनल हार्मोन के लिए ये संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। एड्रिनल हार्मोन के संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होता है और इसकी कमी से किलोसिस नाम का रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए विटामिन PP या नियोसिन या निकोटिनिक अम्ल या विटामिन PP या निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनिक एसिड। तो इसका मुख्य स्रोत दोस्तों ईस्ट है, मांस है, यकृत, मछली और अंडा, दूध। ठीक दोस्तों, मटर और सूखे मेवे होते हैं और फलियां। और दोस्तों उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों NAD तथा NADP का घटक होता है। पाचक एवं तंत्रिका तंत्रों की कार्यकी, त्वचा की सुरक्षा, लिंग हार्मोन के श्रावण हेतु ये बहुत ही आवश्यक होता है। और दोस्तों इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन B2 या G या राइबोफ्लेविन। ठीक दोस्तों, अगला देख लीजिए। अगला है दोस्तों विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो ये दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत और मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम, अतः यह लाल रुधिराणुओं के बनने तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से रुधिरक्षीणता या चर्म रोग या पेशी ऐंठन इत्यादि रोग हो जाता है। दोस्तों अगला देख लीजिए पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। तो मुख्य रूप से दोस्तों अंडे में, यकृत में, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली या गन्ने में ये पाया जाता है। और दोस्तों अपचय के लिए सह एंजाइम A का घटक, सामान्य वृद्धि और विकास तथा एड्रिनल स्रावण के लिए ये आवश्यक होता है दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से दोस्तों चर्म रोग होता है, वृद्धि कम हो जाती है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं जल्दी से, और जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन में कमी आने लगती है दोस्तों इसकी कमी से। अगला है दोस्तों विटामिन H या बायोटिन। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। गेहूं में, अंडा में, मूंगफली में, चॉकलेट में भी ये पाया जाता है और सब्जी, मांस में भी पाया जाता है, फल और यीस्ट में भी पाया जाता है। तो दोस्तों कार्यकी पर ये प्रभाव क्या डालता है, वसीय एवं एमिनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रियाओं में सह एंजाइम, कुछ अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी ये विटामिन H सहायता करता है। और दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, चर्म रोग होता है और बाल बहुत तेजी से टूटते हैं। ठीक है, विटामिन H की, बायोटिन की कमी से। तो दोस्तों अगला है फोलिक एसिड, अम्ल समूह या फोलिक एसिड। तो दोस्तों ये हरी पत्तीदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यकृत, सोयाबीन, यीस्ट और वृक्कों, फलियां, आंत के जीवाणु में भी ये पाया जाता है। और कार्यकी पर ये प्रभाव क्या डालता है फोलिक एसिड, ये वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी को प्रभावित करता है। दोस्तों इसकी कमी से रुधिरक्षीणता यानी कि वो उसको एनीमिया, ठीक है, कुंठित वृद्धि आदि इसकी कमी से आदि रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन B12 अगला देख लीजिए, साइनोकोबालामिन। दोस्तों इसकी जो प्रचुरता मांस में पाई जाती है, मछली में पाई जाती है, यकृत, अंडा, दूध में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंत के जीवाणु आदि में ये पाया जाता है। ठीक है, अगला है विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नींबू में, टमाटर में या खट्टे फलों में आदि में ये पाया जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के जल में घुलनशील दो विटामिन्स, विटामिन B और विटामिन C। और दोस्तों सम्मिलित रूप से विटामिन B कॉम्प्लेक्स
इन सभी को मिला दिया जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है या फैट सॉल्युबल विटामिन। तो दोस्तों विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल समूह, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नैफ्थोक्विनोन, ये सब जो है वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। तो दोस्तों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कैरोटीन रंगाओं से यकृत, ठीक है, आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं के निर्माण में और तथा दूध, मक्खन, अंडा और यकृत, मछली के तेल में ये विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मछली के तेल वगैरह में, ठीक है। और कार्यकी पर प्रभाव, दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास। दोस्तों इसकी कमी से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि। दोस्तों मुख्य रूप से रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से। अगला है विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों मक्खन, यकृत, मछली का तेल और सूर्य के प्रकाश में भी ये पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि, ठीक दोस्तों। अगला है और सूखा रोग होता है इससे, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई या टोकोफेरॉल। तो दोस्तों तेल में गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टोकोफेरॉल। और कोशिका कला की सुरक्षा और जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों विटामिन ई की कमी से, ठीक है। आगे देख लीजिए विटामिन के या नैफ्थोक्विनोन, ठीक है। तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है, अंडे में, यकृत में, टमाटर, गोभी या मछली और आंत के जीवाणुओं में ये विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कार्यकी पर ये प्रभाव क्या डालता है, यकृत में प्रोथ्राम्बिन का ये संश्लेषण में सहायक होता है। और दोस्तों ये चोट पर, जो हमें चोट लग जाती है तो थक्का तुरंत बन जाता है, तो ये विटामिन के उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर विटामिन के आपके शरीर में कम है तो रुधिर का थक्का तुरंत नहीं बनेगा आपको चोट लगने के पश्चात, और क्योंकि रुधिर को जमाने का महत्वपूर्ण कार्य यही करता है, ठीक है। और आगे देख लीजिए क्वाशियोरकर रोग, ठीक है दोस्तों। तो इसके रोग का क्या कारण है, ठीक है। तो इस रोग का प्रमुख कारण बच्चों का कुपोषित होना होता है, अर्थात बच्चों के भोजन में लगातार प्रोटीन्स की कमी होती रहती है, जिससे शरीर जो है छूत के रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। और इससे बच्चों की वृद्धि व बुद्धि का विकास कुंठित हो जाता है अर्थात रुक जाता है, ठीक है। और दोस्तों होता यह है कि रुधिर के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी से भी पैर फूल जाते हैं इस तरह के रोग में, और पेट फूल जाता है, आगे की तरफ निकल आता है। और यकृत की काफ़ी क्षति, मतलब लीवर में बहुत क्षति हो जाती है। त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो जाती है इस रोग में, तथा रंगा पदार्थ की कमी से इस पर सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। रोगी सुस्त एवं कुंठित हो जाता है एकदम से। और इन्हीं सब जो लक्षण दिखते हैं बच्चे के शरीर में, उन्हीं सब लक्षणों को क्वाशियोरकर रोग का पता लगाया जाता है, या क्वाशियोरकर रोग कहते हैं कि इस बच्चे को क्वाशियोरकर रोग हो गया है, ठीक दोस्तों। आगे देख लीजिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और ये किसका पाचन करता है। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। अगला है एमाइलेज किस रूप में टूटता है। तो दोस्तों एमाइलेज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का डाइसेकेराइड में विखंडन करता है, ठीक है। आगे है गैस्ट्रिक रस का स्रावण कहाँ होता है। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि आमाशय की दीवारों में होती है जो गैस्ट्रिक रस का स्रावण करती है, ठीक है। आगे है गैस्ट्रिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होता ही है, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, ठीक है। आगे है
पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? ठीक है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्टान्स में बदल देता है। अगला है यकृत में से जूस का स्रावण करता है। यकृत यानी लीवर हमारा कौन से जूस का स्रावण करता है? तो बाइल जूस का निकालता है यकृत, और ये इकट्ठा गाल ब्लैडर में होता है। यकृत जो है, लीवर जो है, बाइल जूस निकालता है और इसको हमारा गाल ब्लैडर इकट्ठा करता है। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबको पता है लीवर या यकृत है। दोस्तों आगे देख लीजिए, अग्न्याशयी रस में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाई जाती है। ये पेप्टॉन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आमाशय में या स्टमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl पाया जाता है। ठीक है, और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों 10 से 12 मीटर होती है, और इसका सबसे लंबा भाग छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, मनुष्य के शरीर की छोटी आंत में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं या बनाते हैं? ठीक है, तो इश्रिचिया कोली या इश्रिचिया कोलाई भी बोला जाता है इसको। ये पाया जाता है मनुष्य की छोटी आंत में, और ये विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। ठीक दोस्तों, तो आज के भाग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले भाग में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू।